हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्त इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का पेडागोजी। और ये जो पेडागोजी होने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा धाकड़ होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। यदि वीडियो को स्किप कर दिए तो वीडियो को 1% भी आप लोगों को फायदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि हम लोग का चैनल में आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में एक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन ना पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 किससे पूछा है दोस्तों? ना एनसीएफ 2005 से। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे कि आपके सीटेट के हर एक शिफ्ट में और हर एक ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का फार्मूला क्या है। और यही क्वेश्चन आया दोस्तों, एकदम हूब टू हूब यही क्वेश्चन आया है। यदि आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग छानबीन करके देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया है या फिर नहीं आया, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 का जो फार्मूला है दोस्तों, वो क्या है ना, बिना भार के अधिगम या फिर शिक्षा, ठीक है। अंग्रेजी में कहा जाए तो दोस्तों लर्निंग विदाउट बर्डन। तो एनसीएफ 2005 का कहना है दोस्तों कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, अधिगम ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट को बोझ ना लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, बिना भार के अधिगम या फिर शिक्षा। अंग्रेजी में कहा जाए तो लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों एनसीएफ से ही संबंधित है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन को लाया है दोस्तों एनसीएफ 2005 से यथासंभव। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एनसीएफ 2005 से किस प्रकार का आपका मतलब क्वेश्चन पूछा गया है या फिर किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लाया है दोस्तों, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। और ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में देखा गया है ना। क्वेश्चन पूछा गया कि एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है ना, किसके ऊपर बल दिया गया? शांति के लिए शिक्षा, ठीक है। और एजुकेशन भी बताती है दोस्तों कि अगर हम शांत रहेंगे तभी हम लोग एजुकेशन को गेन कर पाएंगे, अर्थात नहीं गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट फैक्ट क्या होना चाहिए दोस्तों कि यदि आपको कुछ सीखना है जिसको हम लोग अधिगम बोलते हैं, तो अधिगम के लिए शांति बहुत ही जरूरी है। अगर आप शांत नहीं हैं, ठीक है, अगर आपका माइंड चंचल है या फिर आप कहीं पर बैठे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट शांत नहीं है, तो आप वहाँ से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। उल्टा आपका माइंड क्या हो जाएगा ना, इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 का जो कहना है दोस्तों, वो सबसे पहले आपको क्या चाहिए ना, शांति चाहिए अपने माइंड में, इन्वायरमेंट में, ताकि आप अच्छे से सीख सके, अच्छे से शिक्षा को ले सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एनसीएफ 2005 से ही संबंधित है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, आप लोगों का जैसे एग्जाम है 20 अगस्त को, कब है दोस्तों ना, 20 अगस्त को एग्जाम है। तो 20 अगस्त के एग्जाम के स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी उससे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है। तो एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा ना। सपनों के भारत को धरातल में उतारने की युक्ति, ठीक है। यानी सपनों के भारत को किस प्रकार से धरातल में हम लोग उतारेंगे, उसका युक्ति बताया गया है किसमें ना, एनसीएफ 2005 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि सपनों के भारत को धरातल में उतारने की युक्ति किसमें बताया गया है? एनसीएफ 2005 में बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 से ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और 4 से 5 क्वेश्चन में ही आपका क्या होगा दोस्तों, एनसीएफ 2005 क्लियर हो जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है, वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे इफेक्ट करते हैं। यानी वातावरण का जो होता है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अधिगम में इन्वायरमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आपका जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा, आपका उसी प्रकार का अधिगम होगा, ठीक है। यदि आपका वातावरण अच्छा है दोस्तों, तो आपका अधिगम भी अच्छा होगा। यदि वातावरण आपका दूषित है दोस्तों, तो अधिगम भी आपका अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इसको फिर से एक बार समझिए। अधिगम जो होती है दोस्तों, एकदम डायरेक्टली रिलेट करता है किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है।
अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार आपका इन्वायरमेंट होगा उसी प्रकार का आपका अधिगम होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं दोस्तों कि बिहार के लोग ज़्यादा दरोगा, आईपीएस, आईएएस क्यों होते हैं? क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ही वैसा होता है। लेकिन हम लोगों का झारखंड में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि झारखंड का इन्वायरमेंट उस प्रकार का नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम जो होते हैं वो अधिगम को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, यह बताया गया है किसमें दोस्तों ना, यह बताया गया है आपका एनसीईआरटी 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा दोस्तों, करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है ना, दौड़ का मैदान। और ये भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया है कि करिकुलम जो है किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और करिकुलम जो है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है दोस्तों दौड़ का मैदान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बहुत ही सोच समझ करके क्वेश्चन का सिलेक्शन लिया है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा 2005 में बनाया गया और ये जो है सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी दोस्तों, नई दिल्ली पर। और उसका क्या नाम था दोस्तों ना, एनसीईआरटी। ठीक है, उसका नाम क्या था ना, एनसीईआरटी नाम था। और ये कहाँ पर है ना, नई दिल्ली पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनसीईआरटी नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम निर्माण की जो आवश्यकता है दोस्तों वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो दोस्तों एक शिक्षक को दिशा निर्देश नहीं मिलेगा कि हमको क्लासरूम में जाकर के क्या चीज़ पढ़ाना है। ठीक है, और बच्चों को भी ये दिशा निर्देश नहीं मिलेगा कि हमको स्टडी आखिर क्या करना है। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए जो होना चाहिए दोस्तों, सिलेबस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है। यानी बच्चों को आखिर क्या जरूरत है कि उसको हम लोग पर्यावरण का शिक्षा देंगे। ठीक है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर भी सुन लीजिए दोस्तों और इसको समझने की कोशिश कीजिए ना। क्वेश्चन में पूछा गया कि पर्यावरण, सॉरी आंसर है इसका, आंसर में पूछा है ठीक है कि पर्यावरणीय समस्याओं के लिए जागरूकता का विकास करना। यदि बच्चों को जो है दोस्तों पर्यावरण की शिक्षा देंगे तो बच्चों के मन में क्या होगी दोस्तों ना, एक चीज का डेवलपमेंट होगा और वो चीज क्या है ना, पर्यावरणीय समस्या। ठीक है, बच्चा सोचेगा कि एक व्यक्ति यदि पेड़ को काट रहा है तो इसको नहीं काटना चाहिए। क्यों, यदि हम लोग पेड़ को काटेंगे तो इससे क्या होगी ना, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, यदि मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति जंगल को नष्ट कर रहा है, वन को नष्ट कर रहा है, तो बच्चों के अंदर मन में ये होगा कि नहीं, अगर हम लोग जंगल को नष्ट करेंगे, वन को नष्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संपदाएं नष्ट होगी। ठीक है, प्राकृतिक संपदाएं नष्ट होने से क्या होगी ना, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होगी। ठीक है, इसीलिए क्या चाहिए दोस्तों, बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है ना, सामाजिक संसाधनों में मजबूती का ज्ञान कराना। ठीक है, हम ये चीज़ कहीं नहीं देखे हैं दोस्तों कि पर्यावरण शिक्षण में कि सामाजिक संसाधन, जितना भी सामाजिक संसाधन होता है उसको मजबूती देना, ठीक है, या फिर मजबूती ज्ञान कराना, यह पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। यह हम कहीं पर नहीं देखे हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक संसाधनों में मजबूती का ज्ञान कराना यह पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो पर्यावरण संदेश का
पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होनी चाहिए? ना हमें प्राकृतिक संपदाओं के बारे में ज्ञान कराना, पर्यावरण के बारे में ज्ञान कराना, पर्यावरण के घटकों के बारे में ज्ञान कराना, ठीक है? लेकिन ये कतई नहीं है सामाजिक संसाधनों के में मजबूती का ज्ञान कराना, ये कतई नहीं, कहीं पर लिखा हुआ भी नहीं है, आज तक हम नहीं सुने हैं, ठीक है? इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ना, सामाजिक संसाधनों में मजबूती का ज्ञान कराना, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व उष्मायन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व उष्मायन के लिए जो होता है वाहनों से निकलती गैस बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है, ठीक है? और मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? तो वाहन से जो गैस निकलती है दोस्तों, याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या दोस्तों? ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जिसका नाम है CO, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो इसका आंसर है हो जाएगा दोस्तों WWF। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों कि WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है दोस्तों कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? तो कीटनाशकों का अगर हम लोग अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा ना, जल प्रदूषण होगा। क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, 110% चांस है ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को हटाते क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट जो है दोस्तों इसका आंसर मार देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? यानी पेड़ पौधे जो होते हैं CO। जैसे देखिएगा दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वाहनों से गैस निकलती है। अब देखिएगा वाहनों से जितना भी धुआं निकलता है वे सारे धुएं को क्या कर लेते हैं ना, पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं और हमको स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे जो होता है प्रदूषण को हटाते हैं क्योंकि वह कार्बन मोनोऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है? अपने अंदर गेन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो गया वो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में पूछा गया कि भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंप हमेशा देखिएगा दोस्तों रिक्टर पैमाना में मापा जाता है, ठीक है? किस में मापा जाता है ना? रिक्टर पैमाना में मापा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में भी देखा गया है। तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को कम करने का एक ही उपाय है दोस्तों कि हम लोगों को एक मुहैया चलाना चाहिए और एक आंदोलन चलाना चाहिए। वो आंदोलन क्या होना चाहिए दोस्तों कि सभी को बोलना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, यानी पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्षों द्वारा, ठीक है? तो हम लोग एक ही काम कर सकते हैं जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है और क्यों, और वह काम क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ पौधा लगाएं, ठीक है? तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि वृक्षों के द्वारा हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ठीक है? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो वो स्तर का नाम है, वो लेयर का नाम है ओजोन परत, जिसका फार्मूला होता है दोस्तों O3। क्या होता है? O3। याद रखिएगा आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन परत जो है किस लेयर में पाया जाता है? तो याद रखिएगा समताप मंडल में पाया जाता है और इसका फार्मूला होता है O3। और ओजोन परत जो होती है दोस्तों सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रे से हमारी सुरक्षा करती है, ठीक है? तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ पर? स्थल मंडल में पाए जाते हैं, ना ही आयन मंडल में पाए जाते हैं, ना ही मध्य मंडल में पाए जाते हैं, ना ही संताप मंडल में पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ना स्थल मंडल में जो है दोस्तों अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और एक ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद ही कोई स्टूडेंट नहीं सुना होगा, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बारे में जानता है ना। क्वेश्चन पूछा गया कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। कहने का मतलब हो गया दोस्तों सीएनजी का संपूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण का हम लोग किससे मापते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि ध्वनि हो या फिर ध्वनि प्रदूषण हो, उसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। किसमें? ना डेसिबल में मापते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेसिबल। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक तत्व है। तो पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक तत्व का नाम है दोस्तों प्लास्टिक। इसको यदि हम लोग सालों साल तक जमीन के अंदर गाड़ करके भी रख देंगे दोस्तों, तो प्लास्टिक जो होगा वो गलेगा नहीं, जैसे कि तैसे रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो है दोस्तों कि सरकार एक आंदोलन चला रही है। सरकार जो है प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा रही है, लेकिन फिर भी जो है पब्लिक नहीं मांग रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जुखाम। क्या होने वाला है? जुखाम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जुखाम। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो याद रखिएगा दोस्तों वायुमंडल की सबसे ठंडी परत का नाम है मध्यमंडल। ठीक है, कौन सा मंडल दोस्तों? मध्यमंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि मध्यमंडल जो होती है वायुमंडल की एक ऐसी परत होती है जो सबसे ठंडी होती है। अगला प्रश्न देखिए कि पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों कि पीएनआर जो होती है ये किससे संबंधित होती है दोस्तों? ये रेलवे से संबंधित होती है, रेल टिकट से संबंधित होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, यानी P4 हो गया पैसेंजर, N4 हो गया नेम और R4 हो गया रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ना? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में PNR। ठीक है, अगर हम लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं दोस्तों तो टीटी जो चेक करते हैं यही चेक करते हैं, पीएनआर ही चेक करते हैं। इसका एक नंबर होता है, वही नंबर चेक करते हैं। ठीक है, और नंबर से ही पता कर लेते हैं कि जो हम लोग टिकट बनाए वो वैलिड है या फिर अनवैलिड है। ठीक है, या फिर जो हम लोग डेट में जा रहे हैं, जो डेट में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसी डेट का टिकट है या फिर पहले का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है दोस्तों ये सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि दांत में दर्द के लिए किस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा कि दांत में अगर दर्द हो तो दोस्तों लौंग का तेल लगाना चाहिए। लौंग का तेल लगाने से क्या होता है? दांत के दर्द से क्या मिलती है? राहत मिलती है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 26। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मलयालम, ठीक है, मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों वलीयम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वलीयम्मा कहा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों सीटेट के पेपर में पूछेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है दोस्तों ये कल्पना चावला से संबंधित क्वेश्चन है और ये भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है और इस बार भी पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस कर रही हैं। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत है दोस्तों आप लोगों को? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मीठे जल का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि नदी का जल जो होता है वो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है, मीठे जल का। लेकिन अगर इसके अलावा भी बोला जाए तो दोस्तों झरना का भी जल होता है, कुएं का भी जल होता है, नदियों का भी जल होता है। ये सब को क्या है दोस्तों ना मीठे जल का अच्छा स्रोत माना जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है कि हिमाचल प्रदेश की मुख्य जनजाति कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों ना गुर्जर जनजाति है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की मुख्य जनजाति। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हुई है क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया कि संयुक्त परिवार किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों संयुक्त परिवार जिसको हम लोग जुड़ा हुआ परिवार बोलते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए, मम्मी पापा होना चाहिए और उसका बेटा बेटी होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो जिस परिवार में कई सदस्य होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त परिवार। और जिस परिवार में कई सदस्य कहने का मतलब क्या हो गया कि माता पिता होना चाहिए और उनके लड़के लड़कियां होना चाहिए, फिर चाचा चाची होना चाहिए और उनके लड़के लड़कियां होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या ना, संयुक्त परिवार बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए और 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो कि आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।